वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। दिलकश नज़ारे, सुहाना मौसम, बहती आबशारें, आसमान से बातें करते पहाड़, हुस्न की वादी सवात का चप्पा चप्पा, दिलकश मनाजिर से मालामाल। दहशतगर्दी के बादल छटने के बाद पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की रौनकें बहाल। मालम जब्बा में स्नो बोर्डिंग के इंटरनेशनल मुकाबले, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट मोहम्मद राशिद नसीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला ना थम सका। मोहम्मद राशिद ने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा मिट्टी की गोलियां तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मोहम्मद राशिद अब तक 20 से ज़ायद वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। जी, ये आपने टॉप स्टोरीज जानी है। हम तो पाकिस्तान के हुस्न की बात करने लगे हैं फ़रा। और जहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं वहाँ पे गई हूँ और मैंने उसी स्लोप के ऊपर स्कीइंग भी की है, तो हमजा विल फील जेलस। मुझे आपने ये बताया था और मैं बहुत जेलस फील कर भी रहा था। और ऐसा कोई मकाम नहीं है, फरा से पूछ लो, फरा हर जगह गई नहीं। शुक्र अल्लाह का। लेकिन अभी बहुत सारी जगह है जहाँ पे जाना बाकी है। मेरा ख्याल है कि इंसान को घूमते फिरते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे लगता है कि जो अपना मुल्क है ना, उसे एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना पूरी दुनिया में बैठ के कि हमारा मुल्क सबसे हसीन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या जगह है। जैसे वादी सवात है ना हमजा, तो मालम जब्बा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने कहा स्कीइंग और अब तो स्नो बोर्डिंग के कॉम्पिटिशन्स भी वहाँ पर हुए हैं। एक तो स्नो कवर्ड, फिर वहाँ के इतना दिलकश हुस्न है, इतनी खूबसूरत उसकी ये वादी है और इर्द गिर्द पहाड़ हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। तो ये तमाम इलाका बड़ा खूबसूरत और लोगों की मेहमान नवाजी, फिर वहाँ मज़े मज़े के खाने, फिर रहने के लिए कंफर्टेबल प्लेस, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मशरिक़ का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली ये वादी सवात है जहाँ पर दिलकश नज़ारे हैं, जिन सब का जिक्र जो है फ़रा ने किया। और फ़रा को तो यहाँ पर जो खामोशी है ना, मुझे ये पता लग गया कि सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन पूरी कौम ने बड़ी कोशिश की है, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कोशिश की है, हमारे सियासतदानों ने बड़ी कोशिश की है। हर बंदे को क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का कि दहशतगर्दी के बादल छटे हैं। ये अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। और सवात की रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। और इस हसीन वादी को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह यहाँ का रुख तो कर ही रहे थे, अब तो बाहर से लोग आ रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ सिटी है, कंट्री है। बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे ही है और हम बहुत खुश हैं इसके ऊपर। और यकीनन सेनेटर फैसल जावेद साहब भी बहुत खुश होंगे। मैं आपसे नहीं, उनसे भी जेलस फील कर रहा हूँ कि वो भी वहाँ पर गए हैं और ये स्नो बोर्डिंग का जो मुकाबले थे उसमें वो मेहमान खुसूसी थे, ये सारी खूबसूरती वो देख के आए हैं। बिल्कुल सही। तो हम उनसे बातचीत करेंगे इस वक्त। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम फैसल जावेद साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, आप गए चंद रोज़ कबल सवात गए हैं और आपको कितने अरसे बाद सवात जाना हुआ और कैसा लगा यहाँ पर ये जो कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी के तहत मुकाबलों का एहतमाम था, ये सब चीज़ें देखकर आपको कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुबह बखैर। और शुक्रिया इसलिए कि देखें ये स्टोरीज हैं पिक करने की। ये वो खिलखिलाते चेहरे हैं पाकिस्तान में, खूबसूरत जगह हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, कुदरती वसाइल हैं, इनकी कदर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ दिया है। क्या हम इंसान उनकी कदर करते हैं, ये सवाल या निशान है। तो मालम जब्बा अल्लाह ताला का शुक्र है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफवाज को, जिस तरह आप दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की थोड़ी देर पहले, कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान अफवाज को पूरा क्रेडिट जाता है कि खुशियाँ बहाल की हैं। अभी जब गए वहाँ पे स्नो बोर्डिंग का जो स्की रिजॉर्ट वालों ने वहाँ पर इवेंट कराया हुआ था, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उसमें थे, लोकल प्लेयर्स भी आए हुए थे। और जो फरा आपको पता होगा क्योंकि वहाँ पर जो लोकल लोग जो रहने वाले हैं सवात के, उनके जो बच्चे हैं वो जिस तरह स्कीइंग करते हैं, आपको दुनिया में वो टैलेंट नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। और उनके पास गैजेटरी भी नहीं होती है, वो अपने खुद से लकड़ी से बनाकर सारे गैजेटरी और उसके ऊपर करते हैं इक्विपमेंट। तो उनके टैलेंट की जितनी कदर करें वो कम है। और बहुत से वो प्लेयर्स बीट कर जाते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी। और यही वो प्लेयर्स पे बड़े होके आप देखते हैं जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो ये हमारा टैलेंट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये मालम जब्बा वाला भी और नलतर वाला भी, कि वहाँ से टैलेंट सामने आता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है जो 5 स्टार होटल वहाँ बन गया है मालम जब्बा में,
उसकी वजह से बताया जाता है कि 150 से ज्यादा और होटल्स नए खुल गए हैं वहां पे, और ट्रैफिक बढ़ गया, लोग ज्यादा रुख करते हो। सबसे बड़ी बात यह है जो सूबाई हुकूमत ने पहला मोटरवे बनाया, ये सवात मोटरवे, उसकी वजह से अब इस्लामाबाद से मालम जबा सिर्फ 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, और ये जो रास्ता बहुत कम हो गया है, ये बहुत ही खुशाइन बात है। तो मैं तो सबको कहूंगा कि वहाँ पे जरूर जाएं, इस वक्त जाएं, और इस वक्त इसलिए जाएं कि बर्फ है वहाँ पर, आप स्कीइंग कर सकते हैं, स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं, चेयर लिफ्ट है, बाकी बहुत सी सरगर्मियां जो कि एक्टिविटीज हैं जो कि आप कर सकते हैं। मस्ट गो प्लेस मालूम जबा। फैसल जावेद साहब, ऐसा क्या किया हुकूमत ने मुख्तलिफ के, हमने ये 2 हफ्ते पहले भी बात की थी कि जितना इस दफ़ा रश वहाँ पर देखने को मिला, क्या ये सिर्फ छुट्टियों की वजह से था या फिर उधर सहूलियात इतनी बढ़ गई हैं, लोग इतने वेलकमिंग हैं कि अब वहाँ पर जाना लोग शुरू हो गए हैं? पाकिस्तान के अंदर से भी इतनी बड़ी तादाद में कभी सयाह नहीं गए थे। एक छली वाले से बात हो रही थी रास्ते में, रुक के छली ले रहे थे, तो उससे मैंने यही सवाल पूछा था, मैंने कहा क्या वजह है कि क्यों लोग ज्यादा आ रहे हैं? तो उसने सबसे बड़ी वजह तो बताया कि सड़क बहुत जबरदस्त हो गई है, और जिसकी वजह से लोग आराम से मालम जबा पहुंच जाते हैं। तो दूसरी वजह ये बताई उसने कि ये जो स्की रिजॉर्ट है, इसमें बहुत कुछ करने को है, और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज हैं, तो लोग रुख कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब ने आते ही इस टूरिज्म को बहुत फरोग दिया है। पहले मरले में हम लोकल टूरिज्म को फरोग दे रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अनाउंस किया था, 15 नए नेशनल पार्क्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं अंडर प्रोटेक्टिव एरिया इनिशिएटिव के तहत। अब वो पार्क्स बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि दिसंबर के महीने में पिछले साल 2020 में हिमालय और नांगा पर्वत गिलगित बल्तिस्तान में ये 2 नेशनल पार्क्स इमरान खान साहब ने अनाउंस किए। तो पाकिस्तान में टूरिज्म में जो स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे वो 398 हैं, और उन पे काम शुरू होगा। तो जब काम होगा, फैसिलिटीज होंगी, सबसे बड़ी बात जो है एक्सेस होगी, आपकी पहुंच होगी, आप जा सकेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का पहले फेज में लोकल टूरिज्म बहुत, अभी भी पिछले साल से डबल हुआ था। अगर कोरोना ना आता तो ये फिगर और ज्यादा ऊपर जानी थी। कोरोना की वजह से आपको पता है कि हालात किस किस्म के हो गए, लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, लेकिन पिछले साल टूरिज्म डबल हुआ प्री कोरोना। तो ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, जैसे आपने खुद फरमाया कि एक्सेस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मालम जबा जाने का रास्ता इतना मुश्किल होता था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डरते थे, लेकिन अब हर एक जो है अपनी गाड़ी लेकर भी जा सकता है, फिर वहाँ पे कंफर्टेबल स्टे है। तो हुकूमत इन मामलों के बारे में क्या करी है? जैसे आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बेचारे, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो इतने नेचुरली टैलेंटेड होते हैं स्की और इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। पीएफ का मैं फेमिलियर हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं जहाँ पे उन लोकल बच्चों को वो ट्रेन करते हैं स्की की और मुख्तलिफ और स्नो बोर्डिंग की, ताकि वो फिर पार्टिसिपेट कर सके। गवर्नमेंट भी इन बच्चों को और इस तरह के वहाँ मौजूद लोगों के टैलेंट को नर्चर करने के लिए कोई स्कीम या इरादा रखती है? कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं पाइपलाइन में? जी हाँ, बिल्कुल है, और उस पर काम हो रहा है कि ये जो टैलेंट है गांव देहातों में, पहाड़ों में, ये दिखता नहीं है, सामने नहीं आता है। टीवी भी इस पे कम स्टोरीज करते हैं, क्योंकि टेलीविजन पे भी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे होते हैं, सियासी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। इसलिए मैं आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि आप इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको तमाम तर फैसिलिटीज देनी चाहिए, और मैं इस सिलसिले में बात भी करूंगा ख़ास तौर पे हमारी जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है उससे, और फिर इनको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं आराम से। देखिए, प्राइवेट सेक्टर तेजी से आ रहा है ये टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तो जब वो आता है तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो दुनिया में आपका एक नाम भी चलता है, और फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स तेजी से और रुख करते हैं। तो जब आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं तो आपको, गवर्नमेंट को इतना उसका प्रॉब्लम नहीं होता एक्सपेंस का, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। तो इस किस्म का कोई प्रोग्राम बनाया जाए इन बच्चों के लिए, इस पे ज़रूर मैं बात करूंगा, और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा कि ख़ास तौर पे टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी कैसे ऊपर जा सकती है। वर्ल्ड बैंक की अभी
रेटिंग आई है पिछले दिनों, ये दूसरी रेटिंग आई है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पाकिस्तान मजीद इम्प्रूव कर गया है। तो जब आप अभी देखें, ये जो स्की रिजॉर्ट बना हुआ है, ये गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाया ना, ये एक प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। तो जब आप अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे, लोगों के लिए मौके देंगे और वन विंडो सोल्यूशन लेकर के आएंगे, तो तेजी से इन्वेस्टर रुख करेगा। तो उस पे भी काम हो रहा है। तो आप अगले साल आप देखेंगे कि बहुत से नए स्पॉट्स जो हैं, और हम मिलके जाएंगे, आप दोनों और हम सब मिलके जाएंगे। बिल्कुल फैसल जावेद साहब, यही जो आपने आखिरी बात की, हमने जो इस साल वहां पर देखा ना कि कितनी बड़ी तादाद में लोग चले गए, वहां पर इतना ज्यादा रश था। तो नए स्पोर्ट्स जो हैं कि गवर्नमेंट को भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अगले साल तो अल्लाह खैर रखेगा, कोरोना नहीं होगा, लोग आज़ादी से जा सकेंगे, बैरून ममालिक से भी सयाह आ रहे होंगे। तो नए स्पोर्ट्स ना हुए तो हम तो उधर फंस जाएंगे बिल्कुल। जी हाँ, अब देखें ना, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए 398 नए स्पॉट्स प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं, उनमें से 31 नेशनल पार्क्स हैं, 92 जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो हैं, 97 जो है गेम रिजर्व्स हैं, और 19 वेटलैंड रिजर्व्स हैं, और इसी तरह 160 बताया जा रहा है कम्युनिटी रिजर्व्स भी हैं। लेकिन मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि आपको इन्वायरमेंट को मजीद खोलना होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट को, ताकि लोग तेजी से इस तरफ आए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर और टूरिज्म के अंदर इन्वेस्ट करें। और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लोकल टूरिज्म पहले फेज में बढ़ रहा है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो बच्चे जो वहाँ पैदा हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान देखा ही नहीं है। वो जब ये जगह देखेंगे, और उनको दिखानी भी चाहिए, अपना मुल्क है उनका, उनको ये जगह दिखानी चाहिए। तो सेकंड मरले में फिर हम बाहर से, क्योंकि कोरोना की वजह से फ्लाइट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन सेकंड फेज में फिर बाहर से लोग आएंगे, और थर्ड फेज में फिर फॉरेनर्स आएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम टेलीविजन पे लगातार दुनिया को ये दिखाएं कि पाकिस्तान की असल चेहरा, दिस इज द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान। ये मैं पॉजिटिव, वो सॉफ्ट इमेज की बात नहीं करता हूँ, वो बड़ा कॉस्मेटिक एक लगता है। ये तो असल चेहरा है, रियल साइड ऑफ पाकिस्तान व्हिच नीड्स टू बी प्रोजेक्टेड, एंड हैट्स ऑफ टू यू बोथ कि आपने इस पे प्रोग्राम किया। थैंक यू सर। ये भी फरमाइएगा, मुझे लगता है मुझे आपको लेकर तो सिरी पाए भी जाना पड़ेगा। आप एक दफ़ा जाएंगे तो आप वो रोड बनवा देंगे। वो इतनी खूबसूरत स्पॉट है, लेकिन उसकी रोड इतनी मुश्किल है। एंड इस सेम गोज़ फॉर अगर आप जाएं ऊपर जहाँ पर के कागान, नारान, और फिर ख़ासतौर पे लेक जो वहाँ पे इतनी खूबसूरत है, उसकी भी रोड। तो अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, और यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है, लेकिन आपके ख्याल में टाइम कितना लग जाएगा कि ये स्पॉट्स जो ऑलरेडी हैं मौजूद, इनकी बेहतरी हो जाए और नए स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई हो जाए? आपके इसके कोई टाइम पीरियड है आप समझते हैं कि जिसमें आपका लोकल टूरिज्म जो है वो कमाल पे और वो बहुत ऊँचा जा सकता है? जी हाँ, 1 साल के अंदर अंदर ये जो आपने जगह बताई हैं और बाकी जगहों पे वहाँ पे काम हो जाएगा। आप ये सही कह रही हैं, बहुत सी जगहों पे पहुँचना बहुत ही दिक्कत है। अव्वल तो रश हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, और यहाँ पर भी अभी मालम जबा जाते वक्त भी थोड़ा सा एरिया है मंगोरा वाला, जिसपे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि तंग सड़क है और ज्यादा ट्रैफिक होती है। लेकिन ओवरऑल तो आपको पता है, स्वात मोटरवे की वजह से और आगे मालम जबा का जो आगे रोड है, उसको इम्प्रूव करने की वजह से ये सफर तो 4 घंटे का रह गया है। फिर एक और जगह है नलतर, फिर कुमराट है। नलतर का ये है कि नलतर गिलगित से आगे 3 घंटे ऊपर है गाड़ी और वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसी तरह से कुमराट जब हम गए थे, आपने वो फिल्म भी देखी होगी, इमरान खान साहब, और उसके बाद हजारों की तादाद में लोग कुमराट गए। और लेकिन लोगों से ये दरख्वास्त है कि जगहों का खुद भी ख्याल रखना है। देखें, हुकूमत तो काम कर रही है, रिजॉर्ट्स बना रही है, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रही है, अगले साल तक बहुत ज़्यादा काम हो चुका होगा, लेकिन साथ में लोगों को चाहिए। कल ही मेरा एक सेनेट में बिल पास हुआ है एंटी लिटरिंग का, कि लोग कुमराट जब गए तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे लोगों ने बड़ी गंदगी फैला दी। देखिए, आपने अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी है, अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना है, नाशुक्री नहीं करनी है। हम हमारी एक पाकिस्तान में हम नेचर वाइज में अपनी बात करूंगा, हम लोगों में केयरलेसनेस ज्यादा है। आपने कोरोना में भी देखा है, और वैसे ओवरऑल भी हमारे नेचर के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फैसल कह रहा है कि मेरे अंदर केयरलेसनेस बहुत ज्यादा है। तो हमें अपनी इस चीज को ज्यादा बेहतर करना होगा। हम जब भी किसी भी जगह जाते हैं, मालम जबा हो, कहीं पे भी हम जाए, तो हम एक चीज जरूर सब देख रहे होते हैं कि क्या गंदगी लोग फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं। और कौमों की पहचान इस चीज से, डिसिप्लिन से होती है, और इसीलिए कायदे आज़म ने तंजीम की डिसिप्लिन की बात की थी। तो हमें अपने आप डिसिप्लिन भी करना होगा इन जगहों पर जाकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे
और आप अपडेट थे हमें हुकूमत इस बारे में जो इनिशिएटिव ले रही है। हमजा, आप झील सैफुल मुल्क जब खुलती है ना ये सर्दियों के फ़ौरन बाद, आप उस वक्त जाएं, शुरू में यानी अर्ली मई में आप पहुंचे तो उस झील को देखें, और उसके बाद जब सीज़न गुजर जाता है जून जुलाई अगस्त में आप जाके विजिट करें तो आपको इतना गंद वहाँ नज़र आएगा कि आपको वो झील सैफुल मुल्क की खूबसूरती जो है उससे पहले इंसानों का फैलाया हुआ वो गंद नज़र आ रहा होगा। वो नज़र आ रहा होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि फैसल जावेद साहब खुद वहाँ पर गए हैं, इसलिए उनको मालूम है कि यहाँ अभी मसाइल हैं। ये जब खुद जा रहे होंगे तो फिर वो चीज़ें जो हैं ठीक भी मुझे लगता है कि उन पर नजर पड़ेगी कि ये खराब है। मुझे लगता है अगर मैं वहाँ पे एंटर हो रही हूँ और मुझे कहा जाए ये 1 लीटर बैग है यानी वो, और ये 1000 रुपये आपका जो है ये डिपॉजिट होगा यहाँ पे, आप जब वापस यहाँ से जाएंगे तो आप ये 1000 रुपये अपना उस सूरत में ले सकेंगे जब अपना सारा गंद समेत ये थैला आप हमें यहाँ पे जमा करा के जाएंगे। दूसरों का भी उठा के लेके जाएंगे। हाँ तो लोग जो हैं वो अपना गंद वहाँ नहीं फेंकेंगे, वो अपना 1000 रुपया लेने के लिए वो उस जगह पे जहाँ पे वो फेंका जाना चाहिए वहाँ दे के 1000 रुपया लेके जाएंगे। आई थिंक हमें इन्फोर्स करना पड़ेगी इस तरह की चीज़ें ताकि मामला जो है बेहतर हो सके। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी आपको जो है ना उधर से बिल्कुल मुल्तान लिए चलते हैं ना। मुल्तान में ऊंट की खाल से फनपारे बनाने का काम सदियों पुराना है और इस फन को मुल्तान के फनकारों ने बामे अरूज पर पहुंचा दिया और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल से मुल्तान के हवाले से एक सेइंग है जो मुल्तान के लोग इतना पसंद नहीं करते, गर्दा गदाओ गोरिस्तान, तो ये मुल्तान को कहा जाता है। हाँ वाकई गर्मी बहुत होती है ना, लेकिन ये जिस आर्ट की हम बात कर रहे हैं जितना ये सारी चीज़ें पुरानी है उतना ये भी। 1910 में उस्ताद अब्दुल्ला नकाश ने ऊंट की खाल से बने टेबल लैंप्स पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाकर इस फन को जिद्दत दी थी। बहुत से फनकार इस फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और ये हमारा वो खूबसूरत वर्सा है जिसको कि देखना और पूरी दुनिया को पहुँचाना, इसको दुनिया तक पहुँचाना भी एक ज़रूरत है, हमारी जिम्मेदारी भी है। और हम ये जिम्मेदारी पूरी करते हुए ज़हीर अब्बास से बात करेंगे कि ज़हीर बताइएगा, हमें दिखाइएगा क्या ये फन पारे हैं, कितने कमाल के हैं। जी बिल्कुल, फ़न नक्काशी दुनिया का कदीम तरीन फ़न जो है वो माना जाता है। इस फ़न में मुख्तलिफ अदवार में जिद्दत आती गई। पहले जो है वो घी के जो कुप्पे हैं उन पर इस फ़न को आजमाया गया, उसके बाद जो है मुख्तलिफ गुलदानों पर जो है इस फ़न को नक्श किया गया। उसके बाद 1910 में उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश ने ऊंट की खाल जो है उससे टेबल लैंप बनाए, उस पर इस फ़न को जो है वो आजमाया गया। ये फ़न जो है वक्त के साथ साथ मकबूल होता गया, लेकिन जदीद ज़माने में ये फ़न जो है वो दम तोड़ता जा रहा है। इस फ़न को बचाने के लिए कौन से इक़दाम होने चाहिए, इस वक्त हमारे साथ उस्ताद अब्दुर्रहमान नक्काश मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है ऊँट की खाल पर नक्काशी के हवाले से, उसको कैसे बचाया जा सकता है। मैंने मुख्तलिफ ममालिक में गया हूँ, वहाँ मैंने देखा जो उनकी कदीमी रवायती फ़न है उनको उसको बचाने के लिए उन्होंने वो 30-40 साल पहले ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए सब्जेक्ट लगा दिया। अब 40 साल बाद वो फ़नून नई शक्ल में बहुत खूबसूरत हैं और वो दुनिया में ज़राए मुबादला कमा रहे हैं। हमें भी चाहिए हमारी जितनी भी क्राफ्ट आर्ट हैं इनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे ऊँट की खाल के लैम्प शेड्स और नक्काशी को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए सब्जेक्ट लगा दें तो ये फ़न दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। जिस तरह के आपने सुना उस्ताद अब्दुर्रहमान नक्काश का यही कहना है कि अगर दम तोड़ते फ़नून को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए तो इनको दोबारा से ज़िंदा और मकबूल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपको। जिस तरह से उन्होंने तजवीज़ दी है कि दुनिया के अंदर उसको कोर्स का हिस्सा बना दिया गया, एजुकेशन का हिस्सा बना दिया गया, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फन तो नहीं मरना चाहिए जो आपकी मिट्टी का। हमारे बहुत सारे साज जिंदा रहते हाँ, अगर हम ये कर लेते। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे साजिंदे जो हैं उनके घर चलते अगर हम ये कर लेते। हमारे बहुत सारे साज जो है वो ख़त्म हो गए। आपको पता वो जो शहनाई बजती थी और बहुत सारे और ऐसे साज हैं उनके हमें उनके नाम भी भूलते जा रहे हैं, जो बजाने वाले लोग नहीं रहे चूँकि उसको हमने तरवीज नहीं की, उसको फैलाई नहीं। सो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपनी सकाफ़त को, अपने हुनरमंदों को ज़िंदा रखना है, अपने हुनर को और अपने वर्से को जो है वो भी ज़िंदा रखना है। उसका तरीका यही है जो उन्होंने सजेस्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो नए तौर तरीके हैं वो तो हमने सीखने ही सीखने, और इसीलिए हायर एजुकेशन कमीशन तालीमी इदारों में IT के फ़रोग़ के लिए कोशा है और इस इदारे का अहम मकसद और ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी जामियात की तजदीद है ताकि उन्हें तालीम और तहकीक व तामीर का मरकज़ भी बनाया जा सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तहकीक। और चूँकि आपको मालूम है कोरोना ने इस चीज़ की अहमियत को और भी ज़्यादा उजागर कर दिया है कि अब डिजिटल वर्ल्ड है, हमें एक दूसरे के साथ दूर फासलों पर रहते हुए भी कनेक्ट होना है, सीखना भी है, सिखाना भी है। सो इस मामले को HEC जो है वो कैसे ले रहा है और कैसे फैसिलिटेट कर रहा है जामियात को, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असगर, मेंबर ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि ये तमाम मामला जो हैं
जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का शुरू किए गए हैं, कैसे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कोविड की दूसरी लहर की अगर बात करें, तालीमी इदारे खुल गए हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, किस तरह से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे और जामियात में तदरीस का अमल जो है ये कैसे बहाल करने की मनसूबाबंदी है, इसके बारे में कोई मुकम्मल रोड मैप तैयार है कि कब कब कैसे कोर्स को और चीज़ों को लेके चलेंगे? कोविड का तो हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस था उसको देखते हुए काफ़ी हमने इक़दाम किए थे और अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हम काफ़ी कर रहे हैं। मुझे जो एक चीज़ आपसे अर्ज़ करनी है कि कोविड के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन पे हमने काम किया और कुछ अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, उसके लिए HEC ने पिछले 18 साल में एक काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। HEC ने पाकिस्तान एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क के नाम से एक जाल है जो तकरीबन पूरे मुल्क में बिछाया है। इसमें कुछ तकरीबन 310 यूनिवर्सिटीज़ और उनके कैंपसेस कनेक्टेड हैं इस सिस्टम के थ्रू। इस पर्न के नेटवर्क के थ्रू हम कुछ तकरीबन 60,000 किताबों को और रिसर्च जर्नल्स का एक्सेस देते हैं अपने फैकल्टी के लोगों को और स्टूडेंट्स को भी। इस नेटवर्क का फ़ायदा उठाते हुए हमने जो तरवीज दी है इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को, वो भी काबिल ज़िक्र है। उसमें तकरीबन इस वक्त 71 यूनिवर्सिटीज़ में ऑफिसेज रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन के मौजूद हैं और 36 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे इनक्यूबेटर्स हैं जहां स्टार्टअप कंपनीज वगैरह अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके बढ़ाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। रिसर्च के एरिया में भी हमने कोई नए जो चैलेंजेस आए हैं इन पे फोकस किया है। एक उसमें फ़ंड है जिसको हम ग्लोबल चैलेंज फ़ंड कहते हैं और एक लोकल चैलेंज फ़ंड है। ये दोनों फंड्स के थ्रू तकरीबन 4 से 5 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह होगी पहले फेज़ में और उसके बाद इसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो ये जो रिसोर्सेज हैं HEC ने अपने यूनिवर्सिटीज़ को मुहैया किए गए हैं, उनका एक थोड़ा सा जिक्र मैंने किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। एक चीज़ जिसके ऊपर हमने फील किया पिछले कोविड के फेज़ में, वो थी असातिज़ा की जो तैयारी है ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। तो एक कोर्स हमने चलाया और उन असातिज़ा की तरबियत की। उसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा असातिज़ा थे जिन्होंने हिस्सा लिया और अभी मज़ीद उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये कोविड का जो चैलेंज है इसके ऊपर HEC पूरी तरीके से फोकस कर रहा है और इंशाल्लाह आगे बिल्कुल। जन साहब, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे, HEC ने IT के एक मोतबर इदारे के साथ कई एक मौक़ों पर तालीम के शोबे में काम किए और आपके ख्याल में इस इश्तराक से पाकिस्तानी तलबा को कितना फ़ायदा हासिल हुआ है? अगर हम बात कर लें लाइसेंस सॉफ्टवेयर मुफ्त फराहम करने की, तो क्या उसमें भी तलबा को फ़ायदा हुआ? जी, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के साथ पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन का काफ़ी पुराना एक प्रोग्राम चल रहा है। तो एक तो जो मुफ्त हमने उनको लाइसेंस सॉफ्टवेयर दिए हैं, वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। एक वेबसाइट है जिसका हमने हवाला दिया हुआ है, तमाम स्टूडेंट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है। एक इमेजिन कब के नाम से माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज एक इंट्रोड्यूस कराता है जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से बच्चे जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। ये हर साल मुकाबला जो है ये मुनक़द होता है और इसमें सैकड़ों के हिसाब से हमारे तलबा जो हैं हिस्सा लेते हैं। इस दफ़ा 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की एंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो कंपटीशन हुए हैं उसके अंदर हमारे तलबा ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स को मुतारिफ कराया। तो ये एक पार्टनरशिप है जी जिसको हम अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये भी फरमा दीजिएगा सर कि इन तमाम प्रोग्राम से आगाही के लिए
स्टूडेंट्स क्या करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं, वहाँ पर फैकल्टी भी उन्हें नहीं बताती, यूनिवर्सिटी से भी उन्हें नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाती कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम के ज़रिए से उन तमाम लोगों को बताना चाहें कि कैसे इन तमाम रिसोर्स सेंटर से कनेक्ट होना है, स्टूडेंट एडवांटेजेस प्रोग्राम्स जो हैं उनसे कैसे उन्होंने फ़ायदे हासिल करने हैं। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। इस दफ़ा की अगर मैं जिक्र करूं तो इस्लामाबाद से जो बच्चों ने हिस्सा लिया, तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं। पंजाब से को 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम दूर दराज के इलाकों से भी हैं। सिंध की 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, KP की कोई 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बलूचिस्तान की भी 4 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद तक महदूद है, ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। बिल्कुल सही। सर, एक जो हमें फील होता है लैकिंग, वो एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री लाइजॉन है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका थ्योरेटिकली तो वो ठीक होते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन उस थ्योरी को लेके जब वो फील्ड में जाते हैं तो पता चलता है प्रैक्टिकली तो वो थ्योरी वहाँ पे काबिल अमल ही नहीं है, चीज़ें बहुत अपग्रेड हो चुकी हैं, बहुत चेंज हो चुकी हैं और वहाँ पे उन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। तो वो जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, क्या उसमें भी HEC फैसिलिटेट कर सकता है कि ऐसे लाइजॉन्स किए जाएँ कि बच्चों को जॉब्स भी मिल सकें, एक्सपोजर भी मिल सके, एक्सपीरियंस भी मिल सके, प्रैक्टिकल नॉलेज भी? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। HEC ने यूनिवर्सिटीज़ को शुरू से ही इनकरेज किया है कि वो इंडस्ट्री के साथ अपने तल्लुकात को बढ़ाएं और ये जानें कि इंडस्ट्री के क्या रिक्वायरमेंट है और हमने बच्चों को कैसे उसके लिए तैयार करना है। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस जो बताता हूँ। मैं रेक्टर नस्ट रहा हूँ तकरीबन 10 साल। वहाँ पर हमने कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री के CEOs को कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल में शामिल करके उनके साथ अपने एकेडेमिया को लिंक किया हुआ था। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो बाकी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी ये प्रोग्राम है कि वो इंडस्ट्री के साथ लिंक करते हैं और उनके साथ मिल के काम करते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम जो ग्लोबल चैलेंज जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इमेजिन का, माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें भी इंडस्ट्री के मेंटर्स हैं जो इन तमाम बच्चों के साथ मिलके काम करते हैं। जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, IT की इंडस्ट्री है, इनके साथ तो मेरे ख्याल में हमारे तमाम बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है उससे भी हम फ़ायदा उठाते हैं जो कामयाब जवान के नाम से है। बिल्कुल ठीक है, ये नए और जदीद तरीके सीखने की जरूरत भी बहुत ज़्यादा है। रिटायर्ड मोहम्मद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच आपका। और ज़रूरत भी है हमें इस चीज़ की कि हम बच्चों को कनेक्ट करें और दूर दराज घरों में बैठे अगर बच्चों को हम कनेक्ट कर सकते हैं तो फिर तालीम को आम किया जा सकता है। बिल्कुल सही। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर मिलते हैं।